नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाधवा एक बार फिर से आपका NW लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 1 में तीन चीजें मेंशन है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्सटेंट इसका दो तरीके से बताया गया है, टेरिटोरियल वाइज और एज पर सब्जेक्ट मैटर, क्षेत्रीय हिसाब से और विषय वस्तु के हिसाब से। क्षेत्रीय विस्तार है इसका, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू है। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, जिसकी डेट है 31 अक्टूबर 2019 से, इस एक्ट को जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। उससे पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। सेक्शन नंबर 95 और 96 ऑफ द एक्ट से ये इंडियन एविडेंस एक्ट को जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। यह डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। विषय वस्तु, इसे दो तरीके से बताया गया है, कहां अप्लाई होता है, किन विषय वस्तु पे अप्लाई होता है और कहां ये अप्लाई नहीं होता। इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उन सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। जिसमें कोर्ट मार्शल भी इंक्लूड है। जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी होती है? ऐसी प्रोसीडिंग जिनमें ऑन ऑथ एविडेंस लिया जाता है। ऑल प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस may be taken on oath by the court are judicial proceeding। ये कहां अप्लाई नहीं होता? It does not applies to, पहला, कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर इंडियन आर्म फोर्स एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, नेवी एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत किए गए कोर्ट मार्शल्स पर अप्लाई नहीं होता। दूसरा, एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता। तीसरा, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, मध्यस्थों के समक्ष कार्रवाई में लागू नहीं होता। ट्रिब्यूनल्स में जो प्रोसीडिंग होती है उसमें अप्लाई नहीं होता। कंज्यूमर फोरम की प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होता। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इन पर भी लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं होते। सेक्शन 2 has been repealed by 1938 एक्ट ऑफ 1938। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 3 में लगभग 10 डेफिनेशन दी गई है, जिसे हम डिटेल में देखेंगे।
सेक्शन 3। पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट में कौन कौन आता है? ऑल द जजेस। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, magistrates, and all person authorized to take evidence। कोर्ट में कौन कौन शामिल है? ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। और कौन नहीं है? नोट, इट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। इसमें आर्बिट्रेटर शामिल नहीं है। हमें यहां समझना होगा कोर्ट और कोर्ट रूम। बोथ आर डिफरेंट। कोर्ट इंक्लूड्स जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन। कोर्ट रूम कौन सा होता है? जिस रूम में बैठ के जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं। तो डेफिनेशन जो दी गई है वो है कोर्ट की। कोर्ट को इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 20 में भी डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है कोर्ट इंक्लूड्स जजेस और ग्रुप ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जब जजेस या ग्रुप ऑफ जजेस जुडिशियली फंक्शन करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, तो वो कोर्ट कहलाते हैं। और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कोर्ट। कब कहलाएगी कोर्ट? जब कोई भी जज, मजिस्ट्रेट या वो पर्सन जिसे एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किया गया है, जिसमें आर्बिट्रेटर शामिल नहीं है, जब वो जुडिशियली फंक्शन करते हैं तो वो कोर्ट कहलाते हैं। कोर्ट एंड कोर्ट रूम आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोर्ट इज नॉट द फोर वॉल्स, it includes judges, magistrate and person authorized to take evidence when acting judicially। जब कोई जज, मजिस्ट्रेट या पर्सन न्यायिक कार्य करता है तो कोर्ट कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे फैक्ट की। तथ्य क्या होते हैं? इसे दो तरीके से डिफाइन किया गया है, फिजिकल फैक्ट्स और mental facts। Fact includes state of thing or relation of thing capable of being perceived by senses। इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य वस्तुओं का रिलेशन और वस्तुओं का स्टेट ऑफ थिंग को हम फैक्ट कहते हैं। मेंटल फैक्ट हुआ all the condition, all the mental facts, all the condition of which any person is mentally conscious। हर वो चीज जो हम मेंटली फील कर सकते हैं, जिसको हम मेंटली कॉन्शियस है, वो मेंटल फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब डेफिनेशंस हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये फिजिकल फैक्ट है। ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये एक मेंटल फैक्ट है। अगली डेफिनेशन है रेलेवेंट फैक्ट की और फैक्ट इन इशू। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लॉ ऑफ एविडेंस के 3 फंडामेंटल रूल है। उसमें पहला फंडामेंटल रूल था कि किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में एविडेंस जो दिया जाएगा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का ही दिया जाएगा और किसी का नहीं दिया जाएगा। अब यहां समझना है कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है। फैक्ट इन इशू वो मेन प्रिंसिपल फैक्ट होते हैं, मेन फैक्ट्स और प्रिंसिपल फैक्ट्स जो किसी भी केस में प्रूव करने जरूरी होते हैं। इसे विवादक तथ्य भी कहा जाता है। जो मुख्य बिंदु हो, वाद
या कार्रवाई के मुख्य विवाद के बिंदु को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। इस केस में क्वेश्चन मुख्य तथ्य क्या हो गए? क्या ए ने बी की हत्या की? क्या ए ने बी की डेथ कॉज की? क्या ए ने इंटेंशनली बी की मृत्यु करी? और क्या अगर वो एग्जाम्पशन लेता है कि मैं पागल था या प्राइवेट डिफेंस में ले गया, तो क्वेश्चन होगा क्या वो प्राइवेट डिफेंस वो ले रहा है वो एग्जिस्ट करते थे? रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे फैक्ट जो जिसकी हेल्प से हम फैक्ट इन इशू प्रूव करते हैं, ऐसे तथ्य जिनकी हेल्प से फैक्ट इन इशू प्रूव किए जाते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। इसे कनेक्टेड फैक्ट भी कहते हैं, और टू द पॉइंट जो कनेक्टेड हो वो फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट विच आर connected with the any other facts in any of the way mentioned in section 6 to 55 of the Indian Evidence Act। सेक्शन 6 से 55 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है। रेलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट है जो ऐसे फैक्ट जो किसी दूसरे फैक्ट से इस तरीके से रिलेटेड है कि वो सेक्शन 6 से 5 तक इंडियन एविडेंस में मेंशन है। इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में है जो परिस्थितियां सेक्शन 6 से 55 तक वर्णित की गई है। अगली डेफिनेशन हम देखेंगे एविडेंस की। एविडेंस क्या होता है? ऐसे फैक्ट्स, एविडेंस आर द मीन्स बाय विच फैक्ट्स आर प्रूव्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एविडेंस वो साधन होते हैं एविडेंस वो मीन्स होते हैं, आर द मीन्स by which facts are proved in a court of law। by which facts are proved in court। सेक्शन 3 में इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल कौन से होते हैं? ऑल स्टेटमेंट permitted or required by any court in relation to any fact in inquiry by the witness। All the statements which is permitted or required, हर वो कथन जो कोर्ट द्वारा जिसकी परमिशन दी जाती है या अपेक्षा की जाती है कि किसी विटनेस द्वारा दिए जाएंगे इन रिलेशन टू मैटर इन इंक्वायरी बिफोर द कोर्ट। मैटर इन इंक्वायरी बिफोर द कोर्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिए गए सभी दस्तावेज को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। एविडेंस को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ एविडेंस। ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्ट और
सर्कमस्टांशियल, डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल। पहला हो गया ओरल और डॉक्यूमेंट्री, दूसरा है डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल, तीसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी। एक इंग्लिश लॉ में एक रियल एविडेंस भी होता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने नहीं अडॉप्ट किया। ओरल हम पढ़ चुके हैं, ऑल द स्टेटमेंट परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट इन रिलेशन टू एनी मैटर इंक्वायरी बिफोर द कोर्ट। डॉक्यूमेंट्स, हर वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट्री। डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल। अब सेक्शन 59 में हमें देखना पड़ेगा इसके लिए। सेक्शन 59 कहता है ऑल द फैक्ट्स मे बी प्रूव इन ए कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू ओरल एविडेंस एक्ट। ओरल एविडेंस, सभी तथ्य को हम ओरल एविडेंस की हेल्प से कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को छोड़कर हम सारे एविडेंसेस को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। ओरल एविडेंस और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे होगा प्रूफ? सेक्शन 61 में बताया गया है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सेक्शन 65A और सेक्शन 55B में प्रोविजंस है। अगली डेफिनेशन हमारी है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या होता है? एनी मैटर एक्सप्रेस अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी ऑफ देम। किसी सब्सटेंस में मेंशन किया गया कोई भी मैटर बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर नोन एज डॉक्यूमेंट्स। इसके इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है, कैरिकेचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है? ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक तथ्य प्रूव कब माना जाएगा? कब माना जाएगा? सेक्शन 3 में हमें बताया गया ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। वर्ड यूज हुआ है मैटर। मैटर बिफोर इट, कोर्ट कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस, court considered that it exists or its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the case to suppose that it exists। कोई भी तथ्य कब प्रूव माना जाएगा? कोई भी तथ्य जब प्रूव माना जाएगा जब कोर्ट उसके समक्ष प्रूव किए गए मैटर को देखने बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, या फिर इसका अस्तित्व इतना संभाव्य है। इट्स एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट, एक प्रज्ञावान व्यक्ति यह निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि वह एग्जिस्ट करता है, ऐसा तथ्य एग्जिस्ट करता है, ऐसे तथ्य का अस्तित्व है। डिस्प्रूव इज अपोजिट ऑफ प्रूव। डिस्प्रूव कहता है व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट कोर्ट कंसीडर दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट
अपने सामने रखे गए मैटर को देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि यह अस्तित्व में नहीं है, यह अनअस्तित्व में है, या फिर कोर्ट को लगता है कि इसका अनअस्तित्व इतना संभाव्य है कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति यह समझेगा कि यह अस्तित्व में नहीं है. A fact is said to be disproved when after considering the matter before it, court considered that it does not exist, यह अस्तित्व में नहीं है, या फिर इसका अनअस्तित्व इतना संभाव्य है, इसका ना होना या इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी यह मान के चलेगा कि यह अस्तित्व में नहीं है. नॉट प्रूव होता है जो ना तो प्रूव हुआ और ना ही डिसप्रूव हुआ. हमने यह देखा कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, वर्ड एविडेंस वर्ड यूज नहीं हुआ. इट शोज, यह शो करता है कि कोर्ट एविडेंस से अलग हटके भी मैटर को कंसीडर कर सकता है, जैसे साक्ष्यों की भावभंगिमा, पुलिस रिपोर्ट, 161 के बयान इत्यादि. हमने यहां डेफिनेशन देखी कोर्ट की, फैक्ट की, फैक्ट इन इशू की, रेलेवेंट फैक्ट की, डॉक्यूमेंट की, एविडेंस की, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव की. यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी में से ही पूछा जाएगा. सेक्शन 4 है अबाउट प्रिजम्पशन. सेक्शन 4 में 3 तरीके की प्रिजम्पशन दी गई है: मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ. अरे महाराज जल्दी हो जाओ. सेक्शन 4 3 चीज की डेफिनेशन देता है: मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ. मे प्रिज्यूम क्या है, शैल प्रिज्यूम क्या है और कंक्लूसिव प्रिज्यूम क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है. उससे पहले हम समझेंगे प्रिजम्पशन क्या होती है. Presumption means any inference drawn by a court of the existence of any facts on the basis of proved facts or judicial noticeable facts or admitted facts. Presumption क्या है? It is a inference drawn by a court about existence or non-existence of any fact on the basis of proved facts, admitted facts और ऐसे फैक्ट जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बाध्य है, जिसकी लिस्ट सेक्शन 57 में दी गई है. प्रिजम्पशन, जिसे हम अवधारणा भी बोलते हैं, ऐसे फैक्ट, इट इज ए अनुमान, ये कोर्ट द्वारा लगाया गया वो अनुमान है. किसके बारे में? अबाउट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट. किसी तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में लगाया गया अनुमान. किसके आधार पर? प्रूफ फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट और जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स. हमने यहां डेफिनेशन देखी है मे प्रिज्यूम की, शैल प्रिज्यूम की और कंक्लूसिव प्रूफ की. तो हम
पहले समझ लेते हैं। हमने देखा कि प्रिजम्पशन क्या है, अब देखते हैं प्रिजम्पशन के काइंड्स। प्रिजम्पशन दो तरीके की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होती है वो हमेशा रिब्यूटेबल होती है, जिसे कोर्ट रिब्यूट कर सकता है, जिसे कोर्ट खंडित कर सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो तरीके से होती है, रिब्यूटेबल और इरिब्यूटेबल, खंडनीय और अखंडनीय। मे प्रिज्यूम वर्ड जो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मे प्रिज्यूम कहता है when it is provided by this act or any other law that court may presume the fact, court may consider that fact as proved until disproved by other party or may call for evidence। may presume जहां कहीं भी है, अगर किसी एक्ट में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में है या किसी अदर एक्ट में है, तो वहां पे कोर्ट यह प्रिज्यूम कर सकेगी कि यह फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर अपोजिट पार्टी से या उस पार्टी से, सॉरी अपोजिट पार्टी नहीं, जो पार्टी प्रूव करना चाहती है उस पार्टी से एविडेंस मांग सकती है। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट बाउंड होती है। शैल प्रिज्यूम मीन्स यह प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। यह एक रिप्यूटेबल प्रिजम्पशन है। इन शैल प्रिज्यूम जहां कहीं भी लिखा है वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फैक्ट, कोर्ट शैल कंसीडर दैट फैक्ट एज प्रूव्ड अंटिल डिसअप्रूव्ड बाय अदर पार्टी। जब तक दूसरी पार्टी डिसअप्रूव नहीं कर देती तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। यहां कर सकता है, मे का मतलब होता है प्रिज्यूम कर सकेगा, और शेल प्रिजम्पशन मतलब प्रिज्यूम करेगा। यह बाध्यता नहीं है और यहां बाध्यता है। यह प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, पर इसे रिब्यूट किया जा सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ जो कि इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन होती है, इसमें अपोजिट पार्टी को, जहां प्रिजम्पशन हो जाती है वह अपोजिट पार्टी को डिसप्रूव करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। इफ फैक्ट, when any fact is declared by this act to be conclusive proof of other fact, एक fact, one fact declared to be conclusive proof of other facts, court will presume that fact conclusively and will not allow evidence, उसे खंडित करने का एविडेंस के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। ये कहां मेंशन है? सेक्शन 12, सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीएल इंडियन पेनल कोड सेक्शन 82। इस लेक्चर में हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 4 देखा। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 5 से 55 तक देखेंगे। दिस लेक्चर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि जिस पार्ट्स पे जिसे फोकस करना हो वो वीडियो देख सके। ओके, थैंक यू।